हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C1 के सेकंड ब्लॉक का 5th यूनिट कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है सूफी काव्य धारा। इस वीडियो में हम भाव, व्यंजना और रस इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेम तत्व की व्यंजना है। प्रेम तत्व में सूफी काव्य संयोग को कम, वियोग, श्रृंगार का या विरह पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। यही कारण है कि इन कवियों का पूरा ध्यान प्रेमी प्रेमिकाओं के विरह वर्णन, इस अवधि में झेले जाने वाले कष्ट तथा प्रिय को पाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा रहता है। ये मैंने पहले भी बताया है कि सूफी काव्य जो परंपरा है उसमें प्रेम प्रधान गुण है। प्रेम तत्व ज्यादा देखने को मिलता है और प्रेम पर ही इनका पूरा आधार है। प्रेम को लेकर ही प्रेम को आधार बनाकर ही अपना काव्य रचना करते हैं। और प्रेम का भी संयोग पक्ष कम देखने को मिलता है। वियोग पक्ष यानी कि विरह वर्णन, संयोग पक्ष में नायक नायिका जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन वियोग पक्ष में वो मिलते नहीं है। वियोग, श्रृंगार, विरह वर्णन ये सब इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। विरह में जो नायिका या फिर नायक होते हैं वो अलग अलग तरह के कष्ट झेलते हैं, अलग अलग तरह की चुनौतियां स्वीकार करते हैं, उनको वो सारी चुनौतियां पार करनी पड़ती हैं और अपने प्रिय यानी कि ईश्वर को पाने के लिए हर तरह की कोशिशें करते हैं। वस्तुतः यहाँ विरह दशा की वह मनोभूमिका है जो चित्त की समाधि या प्रिय के प्रति नितांत एकनिष्ठता लाती है। चित्त की समाधि यानी कि विरह की जो यहाँ पर भूमिका है वो व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक की है। वो उसकी मृत्यु तक की विरह की वह यहाँ पर मनोभूमिका दिखाई गई है और उसके नितांत में एक निष्ठा लाती है। सूफियों ने विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन, 12 मासा वर्णन को विशेष महत्व दिया है और विरह इतना अतिरंजित ऊहात्मक वर्णन किया गया है कि विरह के ताप से सूर्य लाल पड़ जाता है, गेहूं का पेट फट जाता है, कोआ काला पड़ जाता है और आंख से आंसू की जगह खून बहता है। खून मांस गिरने का ये वर्णन अनुपात में इतना बढ़ जाता है कि प्राय विभत्स भी आ जाती है। पर जायसी का वह वर्णन हिंदी साहित्य की निधि है। मतलब जायसी ने जो काव्य लिखा था, सूफी काव्य पद्मावत, उसमें जायसी ने इस तरह का विरह वर्णन दिखाया गया है कि गेहूं का पेट फट जाए, सूरज लाल पड़ जाए, उसके विरह के ताप में तप कर, ये दिखाया है उसमें। बहुत ज्यादा विरह है जायसी की जो पद्मावत है, उसमें बहुत ज्यादा विरह देखने को मिलता है और आंखों से वो जो रत्नसेन होता है उसकी आंखों से खून बह जाता है। वो हर तरह के तप करता है, हर तरह की परेशानियों को, चुनौतियों को झेलता हुआ पद्मावती को पाने के लिए आगे बढ़ता जाता है। ये ही जायसी के काव्य में दिखाया गया है कि कोआ का रंग काला पड़ जाता है। इसमें मनुष्य और अन्य जीवों के बीच सह अनुभूति को शामिल किया गया है। मतलब मनुष्य और जीवों की जो दूसरे जो जीव होते हैं और मनुष्य, उनकी जो अनुभूतियाँ उनको शामिल किया गया है। इसमें देखने को मिलती है उनकी अनुभूतियाँ मनुष्य और दूसरे जीवों की। अब सूफी काव्य में प्रधान रस श्रृंगार रहा है। नायिका सुंदरियों की ओर प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के माध्यम से बढ़ते हैं। ये जो नायक होते हैं सुंदरियां यानी कि नायिकाओं की तरफ वो प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, इनका मैंने पहले वीडियो में 4 प्रकार के जो दर्शन है इनको मैंने बताया था पहले वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो वो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आएगा। प्रत्यक्ष दर्शन का मतलब वो होता है जो आमने सामने फेस टू फेस देखकर नायक सुंदरियों की यानी नायिकाओं की तरफ बढ़ते हैं। गुण दर्शन और स्वप्न दर्शन सपने में देखकर, गुण दर्शन यानी कि उनके गुण जो है उनको सुनकर, गुण श्रवण उनके गुणों को सुनकर, और चित्र दर्शन किसी पक्षी या फिर मनुष्य में उनके चित्र को देखकर। तो ये इस तरीके से उनकी तरफ बढ़ते हैं नायिकाओं की तरफ। प्राय नायक राजा, राजकुमार या धनी सेठ होते हैं जिनकी रुचि भोग विलास की ओर रहती है। नायक के साथ नायिका में भी प्रेम आग की तड़प और बेचैनी दिखाई देती है, जैसे पद्मावत में रत्नसेन के साथ पद्मावती तथा मंथन की मधुमालती में मनोहर के साथ मधुमालती के तड़पने का वर्णन मिलता है। यानी कि नायक तो प्रेम में तड़पते ही है, लेकिन नायिका भी प्रेम में तड़पती है। और नायक जो होते हैं इनके सूफी काव्यों के नायक राजा होते हैं, राजकुमार होते हैं या फिर धनी व्यक्ति, धनी सेठ होते हैं। ये लोग मालदार होते हैं, गरीब नहीं होते ये लोग। सखा सुखी
दूत, पक्षी, वन, उपवन आदि उद्दीपन विभाव का कार्य करते हैं। सखा जो है, उनके जो ये नायक होते हैं, इनके जो सखा होते हैं, इनके जो मित्र होते हैं, वो दूत, पक्षी, वन, उपवन इन सब का काम करते हैं, उद्दीपन का काम करते हैं। इनका जो सखा है वो पक्षी भी हो सकता है, दूत भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, और वन, उपवन ये सब भी हो सकते हैं इनके सखा, और ये इस तरह का काम करते हैं। उनको नायिका के बारे में आके बताते हैं नायक को, इनके सखा या फिर गुरु कह सकते हैं उसको। श्रृंगार के साथ अन्य रसों का वर्णन कम है। कभी कभार नायक को विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन के नायक लोरिक अपनी प्रेयसी को भगा लाते समय कई शत्रुओं से लड़ता है और उन्हें परास्त करता है। मतलब इन्हें युद्ध भी करना पड़ जाता है। श्रृंगार तो उसमें देखने को मिलता है, लेकिन कई रस भी मिलते हैं उसके साथ देखने के लिए, जैसे वीर रस, तो उनको युद्ध भी करना पड़ जाता है नायक को। पद्मावत का नायक रतनसेन वीर रस की उद्भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। यानी कि पद्मावत का नायक कौन है? रतनसेन। तो रतनसेन एक राजा था, वो पद्मावती को पाने के लिए कई सारे युद्ध भी करता है, और वो वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी काव्य में गोरा बादल का युद्ध वीर रस का अविस्मरणीय स्थल है। गोरा बादल का जो युद्ध है ये पद्मावत में दिखाया गया है, रतनसेन के साथ हुआ था ये गोरा बादल का युद्ध। इन सभी काव्यों में करुणा, विभत्स और रौद्र रस की छींटें पड़ते हैं, पर जायसी के पद्मावत का अंत शांत रस का अनुपम रूप सामने लाता है। एक प्रकार से यहाँ परिस्थिति गलत लिखा है, परिस्थिति झूठी होने का एक जीवन दर्शन है। मतलब जायसी का जो पद्मावत है उसमें काव्य के करुण रस भी देखने को मिलता है, विभत्स रस भी, और रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, युद्ध वगैरह, तो ये उसमें होता है रौद्र रस, ये देखने को मिलता है। लेकिन इनका जो अंत है, इनके काव्य का जो अंत है वो शांत रूप में होता है, शांत रस में। आप देख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है चरित्र चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कहानी में जितना ध्यान उसके घटना चक्रों, रहस्यमय वर्णनों, विस्तार वर्णनों, विवरणों, प्रसंग और परिवेश चित्रण पर केंद्रित किया है, उतना चरित्र चित्रण पर नहीं। मतलब सूफी कवियों का जो प्रेम काव्य है उसमें उन्होंने रहस्यमय वर्णन किए हैं, घटना चक्र दिखाए हैं, और पूरा अच्छे से विस्तार से वर्णन किया है उन्होंने। प्रसंग और परिवेश सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन चरित्र चित्रण बहुत कम देखने को मिलता है। नायक या फिर नायिका के चरित्र ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, कि वे उनका स्वभाव किस प्रकार का था, वे किस तरह के थे, कैसे बातचीत करते थे, ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। मूलतः ये सभी पात्र सूफी प्रेम सिद्धांत को सामने लाने के माध्यम मात्र हैं। यही कारण है कि इन पात्रों में मानव जीवन के वैविध्य की झलक मिलने पर भी मानव जीवन के पूर्ण चित्र नहीं मिलते। यानी कि सूफी कवि जो होते थे वो अपने पात्रों के माध्यम से सूफी सिद्धांत, प्रेम सिद्धांत को सामने लाते थे जनता के। तो इसलिए इन्होंने मानव का जो चित्र है, मानव जीवन का जो चित्र है, चरित्र है, उसको कम सामने लाया है इन्होंने। प्रायः पात्र लोक कथाओं के भीतर से उपजे हैं, जिन पर लोक चेतना का गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। प्रेमी पात्र जोगी, फकीर, हठयोगी, रूप लोभी बनकर वन, पर्वत, समुद्र छानते मिलते हैं। दरअसल ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया। पहले ये लोग जो होते थे, प्रेम कथाएं, इनकी हिंदू प्रेम कथाएं होती थी, उस पर उनको आधार बनाकर ये लिखते थे, और ये जोगी, फकीर, हठयोगी ये सब बन जाते थे अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। दरअसल इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम का गहरा परिचय देना है। परमात्मा से मिलन ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति ही इन नायकों का अरमान रहता है। प्रेम में मतवाले होकर नायक राजपाट त्याग देते हैं, इस प्रकार का कष्ट झेल लेते हैं और एक निष्ठ प्रेम की साधना करते हैं। मतलब इनका जो प्रेम है उसका जो आधार है वो ईश्वर को पाना है, उसका उद्देश्य या फिर उसका आधार कह सकते हैं, ईश्वर को पाना है। और लौकिक प्रेम, संसारिक प्रेम बहुत बार बताया पहले, लौकिक प्रेम संसारिक प्रेम होता है, तो लौकिक प्रेम के माध्यम से ये ईश्वरीय प्रेम, अलौकिक प्रेम को पाते हैं नायक। और ये सिर्फ ये ईश्वर को पाने के लिए अपना राजपाट, यानी कि इनकी जो नायिकाएं होती हैं वो ईश्वर का प्रतीक होती हैं, तो ये ईश्वर को पाने के लिए अपना राजपाट छोड़ देते हैं नायक, और हर तरह की परेशानियां झेलते रहते हैं अपने प्रेम में।
ये नायक पराक्रमी होते हैं और प्रेम पंथ में बाधा आने पर दानवों को मारते हैं, यानी कि हर तरह के कष्ट झेलते हैं, चाहे दानव आए तो उनको भी मार देते हैं। ये रास्ते में हाथियों को पछाड़ते हैं और युद्धों में विजयी होते हैं। वह वीरता भी प्रेम विकास की ही एक मंजिल है, जिसका अलग कोई महत्व नहीं है। मतलब ये जो वीरता है, ये हाथियों को मारते हैं, दानवों को मारते हैं, युद्ध करते हैं, तो ये इनके प्रेम की वजह से होता है, क्योंकि वो प्रेम को पाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब जो उनके रास्ते में आता जाता है, ये उसको मारते जाते हैं, उसको अपने रास्ते से हटाते जाते हैं। तो इनका जो आधार है वो प्रेम ही है। ज्यादातर नायक आदर्श प्रेमी हैं। मंथन की मधुमालती के नायक मनोहर तथा शेख रहीम के माया प्रेम रस के नायक प्रेमसेन, जायसी के पद्मावत के नायक रत्नसेन को हम आदर्श प्रेमियों का सूफी मॉडल मान सकते हैं। मतलब ये लोग जो हैं ये आदर्श प्रेमी हैं। नायक इनके ज्यादातर नायक आदर्श प्रेमी हैं। और ये पता भी चल रहा है कि कौन कौन सी प्रेम कथाओं में, काव्यों में है। मधुमालती में, पद्मावत में, माया प्रेम रस में जो नायक हैं वो आदर्श प्रेमी के रूप में देखने को मिलते हैं। सूफी कवियों ने प्रतिनायकों को कम उभारा है, अन्य पात्रों को राघव, चेतन आदि को भी कथा के भीतर ही पहचान दी है, बाहर उनकी पहचान गायब है। अब इसका सेकंड पार्ट है प्रेम पद्धति की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों में प्रेम पद्धति की 4 कोटियां स्वीकार की हैं। प्रथम प्रकार की वह है जो आदि काव्य, यानी कि पहला जो प्रकार है वो रामायण में मिलता है, देखने को मिलता है। इस प्रेम का विकास विवाह के हो जाने के पीछे और पूर्ण उत्कर्ष जीवन की विकट परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि विवाह के लिए है ये प्रेम। विवाह के लिए प्रेम देखने को मिलता है पहली कोटि में। पहले प्रकार है विवाह के लिए प्रेम। फिर यह प्रेम निर्मल और शुद्ध है, जिसमें कामुकता नहीं है। दूसरे प्रकार का प्रेम विवाह पूर्व का होता है और बाद में विवाह होता है, यानी कि ये जो प्रेम है ये विवाह से पहले का होता है और इसके बाद फिर विवाह हो जाता है। और ये जो फर्स्ट वाला प्रेम था ना, ये विवाह के बाद का प्रेम होता है। ये प्रेम नायक नायिका में घूमते फिरते वन उपवन में कहीं भी हो जाता है। मतलब जैसे ही कहीं भी हो जाता है, नायक नायिका को देख लेता है कहीं भी घूमते फिरते, या फिर वन में कहीं भी देख लेता है, तो ये प्रेम हो जाता है विवाह से पहले का प्रेम, और फिर इसके बाद विवाह हो जाता है। इस प्रेम में मानव जीवन की आदिम स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं, जैसे कालिदास के नाटक अभिज्ञा शकुंतला में दुष्यंत शकुंतला का प्रेम, ये अभिज्ञान शकुंतला में देखने को मिलता है। इस प्रकार का प्रेम विवाह से पहले का प्रेम। तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्राय राजाओं के अंतःपुर, उद्यान आदि के भीतर भोग विलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें सपत्नियों के द्वेष, विदूषकों आदि के भाग, प्रयास और राजाओं की प्रेरणा आदि का दृश्य होता है। मतलब ये जो तीसरे प्रकार का प्रेम होता है ये राजाओं के अंदर होता है। राजा भोग विलासी होते हैं, तो वो किसी से भी, जब उनको कोई सुंदर लड़की पसंद आ जाती थी, तो पहले के राजा ऐसे होते थे जो उन्हें अच्छा लग जाते थे लड़की सुंदर, तो उससे शादी कर लेते थे। तो ये राजाओं के अंदर जो प्रेम होता है उसकी है ये थर्ड प्रेम। फिर है फिर जैसे राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, श्री हर्ष की रचना रत्नावली आदि का प्रेम। इसमें ये रचनाएं हैं जिनमें इस प्रकार का प्रेम देखने को मिलता है। इसमें नायक को वहीं वन पर्वत आदि के बीच नहीं जाना पड़ता, वह घर के भीतर ही लुकता छिपता चौकड़ी मारता दिखाया गया है। फिर चौथे प्रकार का वह प्रेम है जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से बैठे बिठाए उत्पन्न हो जाता है और नायक और नायिका को के संयोग के लिए प्रयत्नवान करता है। उषा अनिरुद्ध का प्रेम इसी कोटि में आता है। मतलब चौथे प्रकार का जो प्रेम है, चौथे प्रकार का प्रेम नायिका के गुण श्रवण, यानी कि उसकी गुण सुनने पर, उसको देख लेने पर, चित्र दर्शन, उसको मानव या मनुष्य में उसका चित्र देख लेने पर, स्वप्न दर्शन, सपने में देख लेने पर। तो इस तरह से इन 3 प्रकार का प्रेम, चौथे प्रकार का प्रेम इन 3
रचनाओं पर आधारित होता है, जैसे गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन। जो नायक है वो किसी से अपनी नायिका के गुण सुन ले तो उसको प्रेम हो जाता है। चित्र मनुष्य या फिर किसी मनुष्य या फिर पक्षी में चित्र देख ले तो उसको उससे प्रेम हो जाता है। फिर सपने में अगर वो किसी सुंदर नायिका को देख ले तो वो उसी के वो करता रहता है, प्रेम में पागल हो जाता है, उसको उससे प्रेम हो जाता है। इस प्रकार 4 तरह का प्रेम वर्णन भारत की प्राचीन नवीन साहित्य में मिलता है। पर विरह, व्याकुलता, तड़प की असह्य वेदना स्त्रियों के मत्थे अधिक मरी गई। सूफियों का प्रेम चौथे ढंग के अंतर्गत आता है, मतलब सूफियों का जो प्रेम है वो इस प्रकार के प्रेम में आता है। गुण श्रवण सुनकर या फिर चित्र दर्शन के रूप में, स्वप्न दर्शन के रूप में, इस तरह का प्रेम है सूफियों का। नायक का ये आदर्श लैला मजनू, शीरी, फरहाद आदि उन अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता है। पारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक दिखाई देता है और भारत के प्रेम में नायिका के प्रेम का वेग, मतलब पारस के जो प्रेम है उसमें नायक का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन भारत में जो है नायिका का प्रेम दिखाई देता है। पारस में नायक को प्रेम हो जाता है नायिका से, लेकिन भारत में नायिका को नायक से प्रेम हो जाता है। इस प्रकार की कथाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं भारत में। जायसी ने आगे चलकर नायक और नायिका दोनों के प्रेम की तीव्रता को समान करके दोनों आदर्शों का एक, मतलब पहले किसी एक को प्रेम होता है, भारत में पहले नायिका को प्रेम होता है, लेकिन पद्मावत में तो नायक को ही हुआ था, पहले रत्न सेन को हुआ था। लेकिन ज़्यादातर भारतीय प्रेम कथाओं में नायिका को प्रेम होता है और फिर दोनों को प्रेम हो जाता है। जब एक तरफ प्रेम का अंकुर फूटता है तो दोनों को प्रेम हो जाता है, फिर नायक को नायिका को, और फिर उन दोनों की जो तीव्रता होती है, बेचैनी होती है प्रेम की, वो समान हो जाती है, बराबर हो जाती है। ऐसे जैसे ने दिखाया समान करके दोनों आदर्शों का एक में मेल कर दिया, मतलब दोनों का एक में मेल हो जाता है। फारसी मसनवियों का प्रेम एकांतिक और आदर्शात्मक होता है, पर भारतीय प्रेम का स्वरूप जीवन के बीच से फूटकर लोक सौंदर्य की ओर बढ़ता है। जायसी के पद्मावत का प्रेम भी लोक पक्ष शून्य नहीं है। हालांकि आरंभ में रत्नसेन रूपी लोक दिखाया गया है, जो हीरामन तोता से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर तत्काल बेहोश हो जाता है, पर जोगी बनकर घर बार त्यागकर निकल पड़ने के बाद इस प्रेम में गहराई तथा साधना का तेज फूटता है। यहाँ रूप लोभ की नहीं, शुद्ध प्रेम की व्यंजना मिलती है। मतलब जो नायक होता है वो सिर्फ रूप के लोभ में, सौंदर्य के लोभ में ही नहीं फिरता नायिका को पाने के लिए, सिर्फ उसके सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि उससे वो शुद्ध प्रेम करता है, सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो उसको पाने के लिए आगे निकलता है और हर प्रकार के कष्ट और चुनौतियों को स्वीकार करता है। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।